चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। 1 घंटा, सवा घंटे का ये छोटा सा सेशन आप सबके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे नहीं है ये सेशन, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ग्राहक की ना को हाँ में बदलें, तो एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हम फिर कभी सेशन लेंगे। ग्राहक ना क्यों कहता है उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नो अराइज होती है। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप सभी को बता दूं कि एक एजुकेशनल एंड प्रमोशनल मीटिंग है। एट द एंड ऑफ द मीटिंग मैं आप सबको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप हमारे साथ साइन अप हो सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं हमारे आने वाले सेशंस के लिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, यूजफुल लगे। तो एक पीपीटी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। एक बार सभी चैट बॉक्स में बताइए पीपीटी सभी को क्लियर है। पीपीटी सभी को क्लियर है, विजिबल है? एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जीवन बीमा के व्यवसाय में ना से हाँ तक का सफर। और आज का जो पीपीटी है मेरे दूसरे स्टाफ ने बनाई है, तो ये पूरी हिंदी में है। तो अगर कोई साथी है जो ये सोच के आए हो कि आज पीपीटी का कंटेंट इंग्लिश में होगा, तो मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो एक स्टाफ था वो आया नहीं था, तो दूसरे स्टाफ ने इसको हिंदी में बनाया है। तो जीवन बीमा के व्यवसाय में ना से हाँ तक का सफर, इसका पार्ट 1 है बेसिकली कि ना क्यों राइज होती है। उसके ऊपर एक क्विक डिस्कशन हम करेंगे, जो भी हमें टाइम परमिट है, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, लेट्स सी कितनी देर तक ये सेशन चलता है। ना क्यों कहता है ग्राहक, और ग्राहक के उस ना को हाँ में कैसे बदलें और अपनी सेल्स को बढ़ाएं, कुछ इन पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो क्लाइंट जब ना कहता है दोस्तों, सबसे पहले तो बिजनेस में हम सेलिंग बिजनेस में है, इंश्योरेंस के बिजनेस में है। अभी हमारे पार्टिसिपेट्स हैं, उनका भी मैसेज आया था कि मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी, रिजेक्शन प्रूफ। अगर आप सेल्स के व्यवसाय में हैं तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। अमेजन पे आपको बुक मिल जाएगी रिजेक्शन प्रूफ, क्योंकि सेल्स एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमें ना मिलेगी ही मिलेगी। अगर इस बिजनेस में हमें सफल होना है तो हमें ना सुनने की जो आदत है वो डालनी ही पड़ेगी। बुक का नाम है रिजेक्शन प्रूफ। अगर इस बिजनेस में हमें सफलता चाहिए तो सफलता का रास्ता जो है वो ना से होकर ही गुजरेगा। हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें रास्ते में बहुत सारी ना सुननी पड़ेगी। तो ना को कभी भी ना ऐसा नहीं सोचना कि कस्टमर ने मेरे को मना कर दिया। कस्टमर मना करता है कई बार सिचुएशन पे, कई बार हालात, कई बार प्रोडक्ट उनको समझ नहीं आया, कई बार आइडिया उनको समझ नहीं आया, कंसेप्ट उनको समझ नहीं आया। तो कभी भी ना को ना पर्सनली नहीं लेना। इस बिजनेस में जो ना को पर्सनली ले लेता है और ये सोचता है कि अब इस क्लाइंट के पास नहीं जाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ना बोलने की, ना क्यों मेरे को बोला। मैं लास्ट में उस बुक का आपको एक वो दिखा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा, या आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ग्रुप में उस बुक का फोटो खींच के मैं सेंड कर दूंगा। तो ना बेसिकली दो तरह से आ सकता है। आप कस्टमर के पास गए, मुन्ना जी ने देखिए दोस्तों ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में मैं एक दो बुक का फोटो खींच के आपको दूंगा, जो एज ए सेल्समैन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बीमा समझने से पहले
और एक ना आती है बीमा समझने के बाद। बीमा समझने से पहले का मतलब कि कस्टमर ने हमें देखा, हमारी प्रतिक्रिया को देखा, हमारी एक्टिविटी को देखा और हमें रिजेक्ट कर दिया। और बीमा समझने के बाद कि हम उनको अच्छे से समझा नहीं पाए। तो बीमा समझने से पहले जो ना आती है, उसका अगर हम कुछ मुख्य कारण देखें तो इन कारणों में हम बांट सकते हैं कि आपने सुए का एक सही इंट्रोडक्शन नहीं दिया। एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हमें कस्टमर के सामने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, यह भी आपको आना चाहिए। जब हम किसी जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू होता है, तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हमें भी अपना इंट्रोडक्शन देना जरूर आना चाहिए। दूसरा रीजन कि हमारा जो अटायर है, जिसको हम अपना पहनावा कहते हैं, हमारी क्लोथिंग, शायद वो प्रोफेशनल ना हो। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको एक बैंक में अकाउंट खोलना है और आप बैंक में फोन करते हैं और बैंक वाले कहते हैं कि हम एक आरएम को भेज देंगे, रिलेशनशिप मैनेजर को भेज देंगे, और जैसी बेल बजती है तो जो आरएम आपके सामने खड़ा होता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, हाथों पे टैटू है, गले में मोटी माला पहन रखी है और एक ड्यूड वाला एटीट्यूड है, तो आपको देख के उनका परसेप्शन क्या रहेगा कि यार ये कैसा सेल्समैन है, ये कंपनी ने कैसे जने को रखा हुआ है। वहां पे आपने क्या चीज नोटिस करी? उसका अटायर। दूसरी चीज इसी को हम देखें, आपको अपने बच्चे की एक बर्थडे पार्टी करनी है और एक बहुत बढ़िया डीजे वाला चाहिए, लेकिन वो जो डीजे वाला आता है वो अपना कोट पैंट पहन के, शर्ट टाई लगा के, एक प्रोफेशनल ड्रेसअप में आता है। तो कई बार वहां पे भी लगता है कि यार ये ऐसा तो नहीं कोई सेल्समैन किसी जॉब से आ रहा हो और पार्ट टाइम डीजे बजाने का काम करता हो। तो हमारा जो अटायर होना चाहिए ना, हमारे प्रोफेशनल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर पहला पर्सन जो घर पे आया फंकी स्टाइल में, बाल बड़े, टैटू, गले में मोटी माला, टी शर्ट जीन्स पहनी हुई, अगर वो डीजे बजाने की जगह जाता तो लोगों को लगता कि हाँ, ये अपने काम को बखूबी जानता है। तो इसलिए हमेशा अटायर का मतलब क्या होता है कि वो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। उसके बाद आपका प्रवेश, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो कई बार एडवाइजर विद शूज एंटर कर जाते हैं, कई बार एडवाइजर शूज को रिमूव करते हैं, कई बार उनसे परमिशन लेते हैं। तो हमेशा परमिशन ले लीजिए कि क्या सर मैं शूज के साथ अंदर आ सकता हूं, या कोशिश कीजिए अगर आपके सॉक्स अच्छे हैं, बढ़िया सॉक्स का आप यूज करते हैं, तो अपने शूज को बाहर ही निकाल के जाना है। कस्टमर आपसे कह सकता है नहीं नहीं आ जाइए, जूते लेके अंदर आ जाइए, तो वहां पे आपको क्या कहना है कि सर जो घर है ये एक मंदिर है और मंदिर में कभी भी जूते लेके नहीं जाते। यहां से जो एक आपका कंसेप्शन लगता है कि हाँ यार, एडवाइजर एक अच्छा एडवाइजर आया है, इतनी बढ़िया बातें कर रहा है, तो उन चीजों पे आपका ना बहुत चीज मायने रखता है। ये बीमा समझने से पहले ही कस्टमर आपको ना रिजेक्ट कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इतना अच्छा हमने प्रेजेंटेशन दिया, इतनी अच्छी बातें करी, तब भी उसने मना क्यों किया। तीसरा, कई बार कस्टमर के घर जाके पूछते हैं कि सर कहाँ कोने में घर है, इतने सारे लोगों से पूछ लिया, कोई एड्रेस ही नहीं बता पा रहा, जीपीएस बार बार घुमा रहा है। तो वहां पे भी ना कस्टमर का माइंडसेट हो जाता है कि नहीं यार, इससे तो बीमा नहीं लेना, इससे पॉलिसी नहीं खरीदनी है। तो इन चीजों में आपको एक प्रोफेशनलिज्म लगना बहुत जरूरी है। दूसरा,
गलत शुरुआत कर देना। जांच का मतलब होता है फैक्ट फाइंडिंग ना करना। ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछना। आपके जो क्वेश्चन है वो हमने बताया था FORM में होने चाहिए। फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर परिवार में कौन कौन है, परिवार में क्या आप सिंगल अर्नर हैं, आपके ऊपर किस किस की जिम्मेदारी है, सर क्या और भी कोई कमाने वाला है, सर बच्चे कितने बड़े हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस जाती है। एक फ्लो होना चाहिए। कई बार हम जाते ही पूछ देते हैं, सर कितने बच्चे हैं। पहले आपको थोड़ा उनसे फेमिलियरिटी लेके आनी है। FORM में हम बताते हैं फैमिली के बारे में बातचीत कीजिए। O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत कीजिए। R का मतलब उसमें रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कीजिए, थोड़ा रिलेटेबल बनिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसे आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। और M का मतलब है उसके बाद आपको मनी, मनी का मतलब होता है पैसे की बात करनी है जो हमारा प्रोडक्ट है। तीसरा, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफेशनल सेल्समैन होते हैं ना, वो जब भी अपनी सेल्स कॉल की शुरुआत करते हैं हमेशा कस्टमर से अनुमति लेते हैं कि सर जो आज हम डिस्कशन करेंगे उसमें आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट करने के लिए, अच्छे तरीके से प्लान बताने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस आपके कुछ प्रोफेशनल के रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम के रिलेटेड, कुछ पर्सनल हो सकते हैं, आपकी लोन लायबिलिटी के रिलेटेड, कुछ और पर्सनल हो सकते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं कि सर सिगरेट तो नहीं पीते, दारू तो नहीं पीते। तो जब आप पहले से ही आप कस्टमर को माइंड सेटअप कर देंगे कि सर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तभी हम एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, तो दिखाता है कि आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन हैं और आप एक अच्छे तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो हमेशा अनुमति लीजिए। परिवार के बारे में पूछना है कि सर मैं आपसे फैमिली के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपकी हॉबीज, लाइफस्टाइल, आपके ड्रीम, डिजायर, कमिटमेंट, आपकी लोन लायबिलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिससे कि मैं आपको एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकूं। सर क्या मेरे को अनुमति है? इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आप में से कौन कौन साथी स्टार्ट करते समय क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना भी एक कला है, एक आर्ट है। और आप एक आर्टिस्ट हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आप हैं, एक आर्टिस्ट हैं। बहुत सारे साथी हैं जो पूछते हैं। अगर आप नहीं पूछते तो दोस्तों आपको ये स्टार्ट करना है। परमिशन लेके जरूर कीजिए। हमेशा परमिशन लीजिए कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी परमिशन से कुछ क्वेश्चन है। वो चाहे तो क्वेश्चन आयर आप बना सकते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं और उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ रीजन होता है बैगिंग प्रोडक्ट अप्रोच, कि जाते ही सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने लग गए। सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सर LIC में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जीवन लक्ष्य, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जीवन लाभ, इतना अच्छा प्रोडक्ट जीवन उमंग, जीवन उत्सव। प्रोडक्ट पे सीधा जंप अप नहीं करना है। प्रोडक्ट पे कई बार हम सीधा जंप अप कर देते हैं और कस्टमर वहीं पे एक माइंडसेट कर लेता है कि नहीं, मेरे को इनसे खरीदी नहीं करनी है। और फिफ्थ नंबर जो हमारा मेन फोकस होता है ना, प्रेशर सेलिंग होता है। पॉलिसी बेचने पर ध्यान देना, समस्या का समाधान नहीं। हमेशा सोल्व द प्रॉब्लम। जो सेल्समैन होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट में वो चीज दिखा देते हैं कैसे कि उनका प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट अप्रोच होगी बैगिंग या प्रोडक्ट अप्रोच, तो आपका जो फोकस होगा हमेशा पॉलिसी बेचने पर होगा।
समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान आप कब निकाल सकते हो? जब आप उनसे राइट सेट ऑफ क्वेश्चन पूछें और फैक्ट फाइंडिंग अच्छे से करें। तो ये कुछ रीजन है। बीमा समझने से पहले ही कस्टमर के सामने आप बैठे, आपको टाइम देगा, आपकी 10 15 20 मिनट बात सुनेगा और आपको हल्के से स्टॉलिंग कर देगा कि सोच के बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। और बाद में आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया गया, कस्टमर फोन क्यों नहीं उठा रहा, कस्टमर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन में से हमने कोई मिस्टेक करी है। ये सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछिए विथ परमिशन। क्वेश्चन पूछना भी एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन जब आप विथ परमिशन पूछते हैं ना, तो कस्टमर हेजिटेट नहीं होता। आपने परमिशन नहीं ली ना, बाद में कुछ क्वेश्चंस ना कस्टमर कहेगा नहीं नहीं ये मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। वो हो सकता है अपने लोन्स के बारे में ना बताए। जब तक लोन के बारे में नहीं बताएगा, उनकी फैमिली पे कितना बर्डन गिर सकता है हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग का ये पार्ट है, तो कस्टमर आप पे विश्वास रखता है। उनको आप एक चीज और कह सकते हैं कि सर जो भी अगले 27 मिनट 29 मिनट हमारी बातें रहेंगी, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन हो, लेकिन आप एक चीज पे जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं या चिंता मुक्त रह सकते हैं कि हमारे बीच जो भी बातचीत होगी ये थर्ड पार्टी को पता नहीं चलेगी। जो भी आज वार्तालाप होगी ये केवल हम दोनों के बीच में ही रहेगी। यहां से भी कस्टमर ना आपसे एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करता है। उनको लगता है कि हाँ, मैं इनसे अपनी बातें शेयर कर सकता हूं। क्लियर है दोस्तों? आज से ध्यान रखेंगे कि इन पॉइंट्स पे आप गलती नहीं करेंगे। यह है बीमा समझने से पहले। ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, काफी सारे साथी मांग रहे थे ग्रुप का लिंक। अब आपने बीमा समझा दिया, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बीमा समझने के बाद भी कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि कस्टमर को प्लान फीचर बेनिफिट प्रेजेंटेशन ग्राहक को पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। प्लान फीचर बेनिफिट प्रेजेंटेशन ग्राहक को पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया, ये एक कारण है। इसमें ना आप में से नहीं, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे एडवाइजर ना एक लेटर यूज करते हैं। अपने लेटर हेड पे उनका एक लेटर लिखा रहता है कि सर सो एंड सो डेट पे आप और हम मिले थे और हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, लेकिन किसी कारणवश आप डिसीजन नहीं ले पाए। हो सकता है जो प्लान है, प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स में आपको अच्छे से ना समझा पाया हूं। तो सर मैं आपसे एक और मीटिंग की अनुमति चाहता हूं, सो एंड सो डेट पे 10 15 मिनट की, आपके समय अनुसार, आपकी डेट अनुसार मेरे को सर एक मौका और दीजिए। और वो लेटर ना आप कस्टमर के घर पे पोस्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो मीटिंग है उसका प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक बार और वो ओपन हो जाए। आप में से कोई एडवाइजर है जो उस तरह के ड्राफ्ट का यूज करता है? कुलविंदर जी हैं, वो यूज करते हैं। आपकी किट में ना अलग अलग लेटर होने चाहिए। जैसे आप कस्टमर के पास गए, कई बार कस्टमर मिलता नहीं है, चला गया, फोन नहीं उठा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम वेट कर रहे हैं उनका, तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए कि सर सो एंड सो डेट पे हमारा मिलने का एक कमिटमेंट हुआ था और ये टाइम फिक्स हुआ था, और मैं ठीक उस टाइम पे आपके घर पे आया, लेकिन किसी कारणवश आप उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है,
मेरी आपसे फोन पे बात नहीं हो पा रही, तो एक ये लेटर मैं आपके पास जा रहा हूं कि जब भी आप रिटर्न आए, वापस आए, तो एक बार मेरे को सूचित कर दीजिएगा, हम दोबारा से मीटिंग को शेड्यूल करेंगे। मैसेज भेजने से अच्छा है कि आप एक ऐसा लेटर कस्टमर के घर पे ऑफिस में छोड़ के आइए, क्योंकि जब कस्टमर वो लेटर पढ़ेगा ना, आप खुद ही देखिए, सोचिए ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आपने किसी को बुलाया और किसी कारणवश आप चले गए उनको इन्फॉर्म किए बिना, और वो आपका वेट कर रहा है, किसी मीटिंग की वजह से आप फोन नहीं उठा रहे, और घर जाके जब आप लेटर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मिस्टेक मेरी थी, मैंने ही बुलाया था, मैंने मना कर दिया, चलो उनको एक मौका और देते हैं। और जब वो दूसरा मौका मिलेगा ना, तो वहां पे आपके ऊपर एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि कस्टमर का एक ऑब्लिगेशन रहता है कि यार पहले भी बुला के मैं इनको जो है मना कर चुका हूं। ये भी एक सेल्समैन टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। एक लेटर अपने लेटर हेड पे रखिए, वहीं पे राइट कर दीजिए और वहां पे कस्टमर के घर पे ऑफिस में ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा, फैक्ट फाइंडिंग नीड एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया। फैक्ट फाइंडिंग नीड एनालिसिस प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया गया हो, जिसमें हम कहते हैं कि हमेशा कस्टमर से कहिए कि सर बेसिकली 6 रीजन होते हैं, 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग कहीं भी बचत करते हैं। सबसे पहला प्री मैच्योर डेथ, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन और हेल्थ। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी टॉप मोस्ट 2 प्रायोरिटी आज कौन सी है और क्यों? तो कस्टमर ने जो 2 प्रायोरिटी सुनी, जो बताई आपको, उन्हीं के ऊपर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। कई बार हम कस्टमर के घर जाके रिटायरमेंट 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 की बात करते हैं, और कस्टमर के अभी माइंड में चल रहा है रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, पहले तो मेरे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनका एजुकेशन, उनकी मैरिज करनी है, रिटायरमेंट तो देखा जाएगा। तो वहां पे मिसमैच आता है। लेकिन जब आपने कस्टमर से चूज करवा लिया कि सर 2 चीज आप चूज कीजिए, जो दो चीज निकल के आई है उसी के ऊपर आपको बात करनी है। कस्टमर के द्वारा पूछे गए सवालों का सही से जवाब नहीं देना, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। प्रेशर सेलिंग करना, सर आज ही लीजिए, सर अभी डिसाइड कीजिए, सर तुम्हें इतना सोचना क्या है। कई बार ग्राहक को लगता है कि यार इसको इतनी जल्दी क्या है, और वो आपको कई बार हो सकता है बिना पॉलिसी के भेज दे या छोटी पॉलिसी भेज के टरका दे। जहां आपका बड़ा सेल हो सकता था, वहां पे आपको छोटे सेल से कई बार काम चलाना पड़ता है। या ग्राहक कहेगा नहीं नहीं अभी मेरी चेकबुक नहीं है, अभी मेरी एक पेमेंट आनी है, हफ्ते भर बाद आएगी, मिल लेना, और ग्राहक आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। केवल और केवल प्रोडक्ट के ऊपर बात करना अपनी प्रेजेंटेशन में, कस्टमर की लाइफ में वो कैसे इंपैक्ट डाल सकता है उसके बारे में बात ही नहीं करना। तो ये सब है बीमा समझने के बाद की टेक्निक। तो हमने 5 5 टेक्निक दोनों ही चीजों में देखी। एक है बीमा समझने से पहले, और एक है बीमा समझने के बाद। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट ना कहता है। अगर इनका हम ध्यान रखें अपनी प्रेजेंटेशन में, तो जो ना आने के चांसेस है ना, नो, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शंस आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, कस्टमर टाल मटोल करता है, वो हम कम कर सकते हैं। तो क्लाइंट ना क्यों कहता है? एक सफल एजेंट वही होता है जो ना के पीछे की वजह को समझ सके। तो ये 10 कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है ना कहता है। क्लियर है सभी को? तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए दोस्तों। ग्रुप का लिंक फिर से आपके को मुन्ना जी के थ्रू शेयर किया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस बेचना केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें विश्वास और भावना, मतलब फेथ और इमोशन, दोनों ही हमें सेल करना है। जब तक कस्टमर का फेथ नहीं बैठेगा आपके ऊपर,
आपकी कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो डिसीजन नहीं लेगा, और जब तक आप उनके इमोशंस को टच नहीं कर पाएंगे वो डिसीजन नहीं लेगा। तो देखते हैं 8 कारण जिसकी वजह से ग्राहक मना कर देते हैं। सबसे पहला, अज्ञानता। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपको पता है इंश्योरेंस की क्या महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका है, क्या जरूरत है। लेकिन कई बार जो ग्राहक है आपका, उनको इसके बारे में नहीं पता। तो आपका काम है उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, लाइफ इंश्योरेंस का क्या रोल है किसी भी फैमिली में उसके बारे में बताना, लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से कस्टमर को भविष्य में आने वाली चुनौतियों से, फाइनेंशियल चुनौतियों से लड़ने का एक साधन है, उसके बारे में आपको अवेयर करना है। कई बार लोग नहीं समझते कि लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है और कैसे उनके परिवार की रक्षा करता है। तो एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आप कस्टमर से जब पहली मीटिंग में मिले तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, जो ये जीवन बीमा है इससे आप क्या समझते हैं, और कस्टमर को आंसर देने दीजिए। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस वो क्या है और कितनी है। उसके बेस पे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि मेरे को कौन कौन से ऑब्जेक्शन आएंगे और मेरे को कस्टमर को कौन से कंसेप्ट या आइडिया के थ्रू जीवन बीमा क्या है वो समझाना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? ग्राहक को सरल भाषा में समझाइए कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, अगर कल कुछ हो जाए तो आपके परिवार की आमदनी कैसे चलेगी। कस्टमर के सामने एक 500 रुपए का नोट रखिए, कस्टमर से कहिए कि सपोज कीजिए ये आपकी इनकम है जिससे आपका घर चलता है, परिवार चलता है, और कहिए कि ये आपके परिवार के लिए कितनी जरूरी है, वो 500 रुपीज का नोट दिखा के कितनी जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन कि सर, इससे आपके परिवार की सारी जरूरतें पूरी होती हैं, परिवार को आपने एक लाइफस्टाइल दे रखा है इस आमदनी की वजह से। अगर कल ये 500 रुपीज का नोट वहां से हटाइए, अगर ये कल आपके परिवार के साथ नहीं है तो परिवार को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप हमेशा अपनी किट में ना मोटा जो कार्डबोर्ड होता है, एलआईसी का लोगो जो हाथ वाला होता है वैसा लगा के रखिए कि सर ये लाइफ इंश्योरेंस यही काम करता है, जो काम आपकी ये मनी आपके परिवार के लिए कर रही थी वही काम हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करती है कि आपके परिवार के लाइफस्टाइल को कभी गिरने नहीं देगी। वहां पे आपने सिंपल एक इलस्ट्रेशन वे से कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझा दिया। गलत धारणाएं, कुछ मिथ्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, रिटर्न नहीं है या वो है। एक छोटा सा मिथ, इंश्योरेंस तो केवल मरने के बाद काम आता है। बहुत सारे जो क्लाइंट हैं, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उनकी ये धारणा हो सकती है। तो कुछ लोग इसे सिर्फ मृत्यु से जोड़ते हैं और इसे खर्च समझते हैं, निवेश नहीं, कि ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। तो उसका समाधान क्या है? कस्टमर को हो सकता है केवल अब तक टर्म प्लान के बारे में ही पता हो कि यार मरने पे ही परिवार को मिलता है, जीते जी तो कुछ मिलता नहीं है। तो उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट बताने हैं कि सर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें टर्म प्लान है, उसमें सेविंग प्लान भी है, जिसमें आपको रिस्क कवर भी मिलता है, और आपको आपका भरा हुआ पैसा एक बोनस के साथ भी रिटर्न मिलता है। ये केवल डेथ कवर नहीं, लाइफ प्लानिंग भी है। ये आपको मैच्योरिटी के रूप में रिटायरमेंट पे अच्छा फंड देगी, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए एक अच्छा फंड देगी, रिटायरमेंट में आपको एक रेगुलर कैश फ्लो भी देगी। तो कई बार हमें लगता है कि यार ये तो इतनी सी बात है, कस्टमर को नहीं पता, लेकिन ये मिथ है और ये कभी टूटेंगे। सिंपल एक क्वेश्चन जो आपको बताया, जब भी मीटिंग की स्टार्ट करें कि सर लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के बारे में आपकी क्या राय है, आप इससे क्या समझते हैं। ये एक क्वेश्चन ना आपको पूरा बता देगा कि कस्टमर का क्या परसेप्शन है, क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा, क्यों ना कहते हैं, प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, बाद में देखेंगे। लोग इंश्योरेंस को तुरंत जरूरी चीज नहीं मानते जब तक कोई घटना ना हो जाए।
जब कोविड आया ना, तो सबसे ज्यादा लोगों को रियलाइज हुआ इंश्योरेंस चाहिए। अभी जिस तरह से वॉर के हालात बन रहे हैं, अगर कुछ भी होता है तो लोगों को सबसे पहले लगेगा यार जीवन बीमा बहुत जरूरी है, होना चाहिए। तो लोगों इंश्योरेंस को तुरंत जरूरी समझते जब तक कि कोई घटना ना हो जाए। तो समाधान, सवाल पूछे, क्या मौत वक्त देखकर देखकर आती है? पहलगांव का इंसिडेंट, कि सर लोग गए थे, किस पर्पज से गए थे? अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घूमेंगे, एक अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे। और अधिकांश लोगों ने उसमें से अपना रिटर्न टिकट भी कटा रखा था। लेकिन जो मृत्यु थी, जो किसी भी रूप में आई, एक टेरर के रूप में आई, वो कहीं और का ही रिटर्न टिकट कटा के गई। और ऐसे हम बहुत जगह देखते हैं, चाहे बाढ़ के रूप में हो, चाहे अर्थक्वेक के रूप में हो, चाहे सुनामी के रूप में हो, चाहे कोविड-19 के रूप में हो। तो अगर जो मृत्यु है कभी टाइम देख के नहीं आती, तो इंश्योरेंस का भी ना जो आज है वो सही टाइम है लेने का। आपकी प्राथमिकता ईएमआई है या परिवार की सुरक्षा? मतलब आप कह रहे हो कि अभी मेरी जो मेन कमिटमेंट है, रेंट जाना है, लोन जाना है, सर वो तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वो अपने परिवार को सिक्योर करना। तो इस तरह आपको लोगों को ना एजुकेट करना है और अवेयर करना है। पैसे की कमी, बजट, अभी पैसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि ये महंगा है, जबकि प्लान्स हर बजट में उपलब्ध है। छोटे छोटे प्रीमियम का प्लान दिखाइए कि सर दिन का 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपए की कीमत पे भी आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। एक कप चाय, एक कप चाय, एक समोसा। सर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा होगा, अमेजन प्राइम का ले रखा होगा, आप ऑफिस जाते होंगे, अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते होंगे, वहां पे पैसा देते होंगे। सर आप जितने रुपए में अपनी गाड़ी को पार्क में लगा के पैसा खर्च करते हैं, उतने में आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्क करके अपने परिवार के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह से आपको उनको मोटिवेट करना है। भरोसे की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट, यार एजेंट भरोसेमंद नहीं होते, एजेंट पैसा लेके भाग जाते हैं, प्लान क्या समझाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। पिछले अनुभव या बाजार की छवि, कई बार मार्केट में भी एक छवि बन जाती है, एजेंट एजेंट, तो उनको लगता है कि ये भी ऐसे ही है। इसलिए जरूरी है कि आप कस्टमर को एजुकेट करें, कस्टमर से क्वेश्चंस पूछें, समाधान खुद को एक सच्चे सलाहकार के रूप में पेश करें। भरोसा बनाने के लिए फॉलो अप या क्लेम सपोर्ट के केस शेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास ना कुछ आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट के टेस्टिमोनियल होने चाहिए कि मैं इतने, और आपके पास आपका एक ना प्रोफाइल भी होना चाहिए जिसको हम कहते हैं माई प्रोफाइल, जिसमें आपके बारे में लिखा होता है कि सर मैं इतने साल से भारतीय जीवन बीमा नगर निगम में कार्यरत हूं। पिछले 10 वर्षों में 400 से ज्यादा परिवारों को मैंने सुरक्षा दी है। और उन 400 परिवारों में जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है, उनके आप टेस्टिमोनियल वीडियो के रूप में, मैसेज के स्क्रीनशॉट के रूप में, या फिर अपने लेटर हेड के ऊपर आप वो टेस्टिमोनियल हमेशा अपने पास रखिए। ये भरोसे की कमी को जो है दूर करता है। दूसरा, जब भी कस्टमर को भरोसा ना हो, जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, सबसे पहले उस पर सर्विस देना स्टार्ट कीजिए। कस्टमर को अलग अलग तरीके से एजुकेट करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बीमे की बात कीजिए। तो वो आता है फॉलोअप की टेक्निक। और आप क्लेम सपोर्ट, जैसे अभी पहलगांव अटैक हुआ था, तो आप बता सकते हो कि सर जो आप कह रहे हो कि एलआईसी पैसा नहीं देती, या मरने के बाद परिवार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्लेम में, तो सर
हमारी जो संस्था है एक ऐसी संस्था है जो जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है, विपदा आती है ना, तो सबसे पहले रिलैक्सेशन दे देती है। अभी पहलगांव में जो 26-27 परिवार वालों के मुखिया को मारा गया, तो एलआईसी का सर्कुलर आ गया तुरंत कि अगर इनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, अभी पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, केवल अगर नाम मैच होता है और उनको हम, जो पुलिस है उसको कह देते हैं कि हाँ ये पर्सन है, तो उनको तुरंत क्लेम मिल जाएगा और तुरंत दिया भी। तो इसमें आप कह सकते हो ये क्यों क्यों निकाला, इसके पीछे का सर एक रीजन भी आप दे दो कि सर जो डेथ हुई है ना, वो अधिकतर बच्चों के सामने, वाइफ के सामने ना उनके हस्बैंड को मारा गया है। और आप देखिए कि जब किसी वाइफ के सामने हस्बैंड को ऐसे शूट करते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, तो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अब आपको क्या लगता है कि इतनी मेंटली डिस्टर्ब में वो परिवार क्लेम के फॉर्म भरेगी, पेपर फॉर्मेलिटी करेगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधा एलआईसी ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दे दिया। ये दिखाता है कि हमारी कंपनी कितनी क्रेडिटेबल है और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। ये छोटे छोटे जो चीजें होती है ना मार्केट में, इसको लेके जाइए। जटिलता, पॉलिसी बहुत कठिन है। कई बार हो सकता है प्रीवियस इंश्योरेंस एडवाइजर ने जार्गन्स वर्ड का यूज किया हो, तो टेक्निकल टर्म्स और जो उनकी शर्तें होती हैं उसकी वजह से कस्टमर को लगता है कि नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। आसान भाषा में समझाइए, कस्ट कितना देना है, कितना मिलेगा, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो कितना मिलेगा, एक्सीडेंट में होता है तो कितना मिलेगा। इसको आप ग्राफ के तौर पे दिखा सकते हैं। एक गोला बनाइए, जैसे जीवन लाभ का आप बनाते हैं, तो पूरा ग्राफ बनाइए और एक छोटा सा ग्राफ बना दीजिए कि सर आपका जो देय राशि केवल 7 लाख रुपए, और उसके सामने जो हमारी संस्था देगी आपको 27 लाख रुपए देगी। तो कस्टमर को ग्राफ में दिखेगा कि मैंने दिया इतना है और मेरे को मिलने वाली राशि इतना है। दूसरा ग्राफ बना दीजिए कि सर आपने एक ही प्रीमियम दिया मंथली, तो उसका लगभग लगभग 240 गुना आपको डे वन से रिस्कवर मिलेगा। तो ये सिंपल इजी तरीके से आप अपने ग्राहक को समझा सकते हैं। पुराना खराब अनुभव, पहले नुकसान हुआ है, पहले पॉलिसी ली, पैसा डूब गया है, पिछले अनुभव का असर नए निर्णय पर नहीं पड़ने देना है। सर गलत पॉलिसी भी हो सकती है, या हो सकता है गलत गाइडेंस दी गई हो। तो इस बार जब मैं और आप बैठेंगे तो मैं आपका फैक्ट फाइंडिंग करूंगा, नीड एनालिसिस करूंगा, और उस नीड एनालिसिस के आधार पे ही आपको मैं पॉलिसी दूंगा। कई बार सर आप देखते होंगे कि किसी की न्यूली मैरिड हुई और किसी कारणवश उनका डाइवोर्स हो गया, तो क्या वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा? नहीं, अपने अनुभव को सुधारेगा और आगे चल के भी वो शादी करेगा। किसी ने गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या जिंदगी भर वो गाड़ी नहीं चलाएगा? नहीं, वो अपने अनुभव से सीखेगा। इसी तरह आपको भी अपने अनुभव से सीखना है कि शायद पॉलिसी गलत नहीं थी, गाइडेंस गलत हुई, या मैंने गलत पर्पस या गलत गोल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी ली है। और इस तरह आपको अपनी बातों को ना आगे लेते हुए जाना है। दूसरे विकल्प, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो इंश्योरेंस में रिटर्न कम मिलता है। तो समाधान, तुलना करें। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पैसे लाते हैं और इंश्योरेंस सुरक्षा लाता है। दोनों जरूरी है सर, रिटर्न्स भी जरूरी है और प्रोटेक्शन भी जरूरी है। हम दोनों को कंपनसेट नहीं कर सकते कि हम केवल रिटर्न्स रिटर्न्स की तरफ जाएं और प्रोटेक्शन को जो है मद्देनजर ही नहीं रखें। तो एक फुल प्रूफ पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें रिटर्न्स भी हो, प्रोटेक्शन भी हो, फैमिली की सिक्योरिटी भी हो, और फैमिली के जो फ्यूचर में आने वाले कमिटमेंट है वो भी पूरे हो। तो यहाँ पे आप उनको असेट एलोकेशन जो कंसेप्ट है उसके बारे में आप उनसे डीप में बात कर सकते हैं। तो ना को हमें कैसे बदलें, ये 8 कारण हमने देखे।
ना को हमें कैसे बदले? मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी कोई जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की, तो उसका उत्तर कैसे दें? सही कहा आपने सर, इसी वजह से अभी करना सबसे बड़ी समझदारी का काम है, क्योंकि आज जो एज है, ये एज हमें बहुत लिवरेज देती है कि हम कोई भी पॉलिसी कितने ही टर्म की, कितने ही समय शॉर्ट की ले सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारा जो हेल्थ है वो डिट्रॉयड होता रहता है, और हेल्थ डिट्रॉयड की वजह से हमें जो मनचाही पॉलिसी है कई बार वो नहीं मिल पाती, कई बार पॉलिसी में जो टर्म हमें चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाती। आप ना अपने ब्रांच में से कुछ केस स्टडी ऐसे रखिए जो कि प्रपोजल रिजेक्ट हुआ हो ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ग्राउंड। आपने से बहुत जनों ने सुना होगा, एक टीओटी एडवाइजर है श्री आर के शेट्टी जी। उनका टीओटी में काफी बिजनेस रहता था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो उनका एक केस था जो कि हेल्थ ग्राउंड पे ना रिजेक्ट हो गया था, और क्लाइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए भी राजी था, लेकिन एलआईसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने उस पूरे केस की केस स्टडी बनाई कि सो एंड सो क्लाइंट ने अप्लाई किया और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देने के लिए राजी थे, लेकिन अब क्योंकि टाइम निकल चुका, क्योंकि उनको ऐसी बीमारी लग गई है जो एलआईसी नहीं दे सकती कवरेज। तो अगर आज आप स्वस्थ हैं और आज आपने विचार किया है अपने परिवार को सुरक्षित करने का, तो आप तुरंत निर्णय लीजिए। वो केस स्टडी उन्होंने काफी लोगों को दिखाई और बहुत अच्छा प्रीमियम लाके अपना टीओटी पूरा किया था। ये आपको ब्रांच मैनेजर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से आपको मिल जाएगी। ब्रांच में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो कि हेल्थ ग्राउंड पे रिजेक्ट हुए हो, उनको आप रेफर करके केस स्टडी बना के दे सकते हैं। कस्टमर से कहिए, जैसे अगर कोई आम का पेड़ लगाता है तो क्या उसे फल उसी दिन मिलता है? नहीं, वो फल उसे मिलेगा 5 साल, 10, 15 साल के बाद, और ऐसा फल मिलेगा फिर वो आराम से बैठ के खाएगा। उसी तरह आज आप छोटी सी प्रीमियम से एक बड़ा भविष्य बना सकते हो, और अपने परिवार के लिए सुरक्षा और अपने एक सेविंग का जरिया जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम 5 साल बाद सोचेंगे कि अभी तो मैं जवान हूं, कमाना चालू किया है, तो उम्र बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेगा, और स्वास्थ्य की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आप स्वस्थ है, उम्र कम है, यही समय सही है उस सेविंग के बीज को बोने का। और इस तरह आपको क्लाइंट को थोड़ा मोटिवेट करते हुए क्लोजिंग पे लेके जाना है। तो निष्कर्ष, जब आप ना सुने तो सोचे वो मना नहीं कर रहा, बस अभी समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे उनको और अच्छे तरीके से समझाना है। आप जितना बेहतर समझेंगे उतना ही कम ना सुनेंगे। मतलब कस्टमर को जितना लिसन करेंगे, जितना क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छे क्वेश्चन अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, उतना ही आपकी जो ये ना है ना, हाँ में बदलती रहेगी। तो क्लाइंट के इमोशन को समझो, तर्क से नहीं, कहानियों से समझाओ। हमेशा स्टोरी टेलिंग का यूज कीजिए। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं अपने यूट्यूब के वीडियो का लिंक दूंगा कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम कैसे क्लाइंट को बीमा समझा सकते हैं। उदाहरण दे जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हो, ना को टोकन ऑफ इंटरेस्ट समझें कि ये अभी ना है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बढ़ाऊंगा, उनको एजुकेट करूंगा, अवेयर करूंगा, तो ये हाँ में तब्दील होगी। कभी भी बहस ना करें, कस्टमर का दृष्टिकोण बदले, वाद विवाद में नहीं जाना है, कस्टमर के परसेप्शन को चेंज करना। और परसेप्शन को आप कब चेंज कर सकते हो? जब आपका कन्विक्शन हो कि हाँ, जो ये प्रोडक्ट मैं दे रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो इस कंपनी में मैं कार्यरत हूं वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और उनको कंसेप्ट सेलिंग करनी है। तो भावनाओं को समझिए। लोग बीमा नहीं खरीदते, सुरक्षा का एहसास खरीदते हैं। सुरक्षा का एहसास, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। हम घर में यूपीएस क्यों लगाते हैं, घर में टॉर्च क्यों रखते हैं, इन्वर्टर क्यों रखते हैं? छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप उनको सुरक्षा का एहसास दिला सकते हैं।
हम घर में लॉक क्यों लगाते हैं, लॉक की क्या अहमियत है, वही अहमियत लाइफ इंश्योरेंस की होती है। कहानी सुनाइए, समझाइए। लोग तथ्यों से नहीं कहानियों से जुड़ते हैं। लोगों का ना ईक्यू पे आपको काम करना है, इमोशनल कोटेंट। डेटा कुछ समय तक आपकी प्रेजेंटेशन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टोरी टेलिंग करी है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम बचपन से ही ना कहानियां सुनते हुए आए हैं। स्कूल में कहानियां, दादा दादी जी ने कहानियां सुनाई, नाना नानी ने कहानी सुनाई, मम्मी पापा ने कहानी सुनाई, बुआओं ने कहानी सुनाई। तो कहानियां हमारे मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में गहरा इंपैक्ट डालती है। और हर कहानी कोई ना कोई लेसन देती है जो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इसलिए कहानियों के थ्रू आप हमेशा बताइए। कोई भी स्टोरी आप कुकअप कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने बीमा लिया, उसके परिवार को कठिन समय में मदद मिली, कि सर हमारे पड़ोस में, रिलेटिव में, जानकार में। या फिर किसी की कहानी जो बीमा ना लेने के कारण उनको कितनी परेशानी हुई, एक केस स्टडी आप रख सकते हैं। जरूरत का एहसास दिलाइए, विकल्प का नहीं। बीमा कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि होगा तो चलेगा, बाद में देख लेंगे, रिटर्न्स नहीं है तो हटाओ। ये एक जरूरत है। आप हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्घटना किसी को भी हो सकती है। ऐसे ही बीमा भी अनिश्चितता से सुरक्षा देता है। बीमे का मतलब है आप अपने परिवार को हेलमेट पहना रहे हैं, उनके फ्यूचर की प्रोटेक्शन के लिए आप उनके परिवार को हेलमेट दे रहे हैं। लाभ को जीवन के लक्ष्यों से जोड़िए। लोग पैसे नहीं, सपने पूरे करने की योजना खरीदते हैं। आपका प्लान, आपका आइडिया, आपका कंसेप्ट कैसे लोगों को उनके सपने पूरे करवा सकता है। उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके बच्चों का मैरिज, रिटायरमेंट, पत्नी के साथ कहीं पे घूमने जाना। तो लोग पैसे नहीं, सपने पूरे करने की योजना खरीदते हैं। तो आपका सपना क्या है अपने बच्चों के लिए? सपने के ऊपर बात कीजिए, लोगों के ड्रीम्स, डिजायर, कमिटमेंट, उसके ऊपर बात कीजिए। और फिर बताइए कैसे जीवन बीमा ये गारंटी देगा कि आपके रहते हुए या ना रहते हुए भी वो सपना 100% फुल प्रूफ पूरा होगा। ग्राफ चार्ट, परिवार के साथ बातचीत, एक इमोशनल सेलिंग बताइए। पेन और कागज पर उनके इनकम, एक्सपेंसेस, फ्यूचर गोल्स लिखिए। जो प्रोफेशनल एडवाइजर होते हैं ना, एक शीट लेके जाते हैं और पूरा लिखते हैं कि पिंकी को कितने पैसे चाहिए, रमन को कितने पैसे चाहिए। सर अगर आप नहीं हैं तो ये पिंकी को जो आपने लिखे हैं शादी के लिए 25 लाख रुपए कहां से आएंगे? एक रेड पेन से बड़ा गोला लगा देते हैं। रमन की एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा? तो सर उनके लिए तो आज हमें प्लान करना ही पड़ेगा। उनके लिए तो आज हमें प्लान करना ही पड़ेगा। और सीधा सवाल पूछिए, कॉल टू एक्शन पे जाना है। सोचेंगे पर ना खत्म करें, एक्शन तक लेके आए। अगर आज ही बीमा शुरू कर दें तो आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि आज आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि आपका परिवार सुरक्षित है। आपके ना रहते हुए भी आपके बच्चों को उनके मनपसंद का एजुकेशन मिलेगा। बच्चे की शादी वैसे ही होगी जैसे आप और आपकी पत्नी ने सपना देखा है, कि आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर परिवार को 1 करोड़ मिले, और वो पैसे से वो हमेशा आत्मनिर्भर बने रहें, अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उनको किसी के सामने निर्भर ना रहना पड़े। और सर हर कोई ये चाहता है कि उनका परिवार आत्मनिर्भर बने। आप ना कस्टमर से एक क्वेश्चन पूछिए जो बीमा नहीं ले रहा, सिंपल क्वेश्चन, कि सर आप बीमा नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, परिवार खुद मैनेज कर लेगा, खुद देख लेगा, हमें उस बारे में क्या सोचना। अगर कस्टमर ऐसी बात कर रहा है तो उनको उसी के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। कस्टमर से क्वेश्चन पूछिए,
ये सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि परिवार अपने हिसाब से अपने आप मैनेज कर लेगा। जीते जी तो हम परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बनने के बाद भी हम ही उठाएं क्या? कस्टमर चाहिए सर, सपोज कीजिए कि आपकी डेथ हुई और आपको स्वर्ग में जगह मिली, और 1 साल 2 साल 3 साल बाद जो स्वर्ग के चित्रगुप्त थे वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोस में ही एक जने का देहांत हुआ है, मैं उनको लेने जा रहा हूं। तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम धरती पे जाके 3 चीजों को देख सकते हो। 3 चीजों को देख सकते हो। कस्टमर से पूछिए, 3 चीजों को आप देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखना चाहेंगे, चैट बॉक्स में बताइए। लाल किला, ताजमहल, इमाम बाड़ा, जंतर मंतर, फैमिली। फैमिली को देखना चाहेंगे। उससे कहिए सर, किस तरह का परिवार आप नीचे जाके देखना चाहेंगे? वाइफ किसी और के घर में काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चे जो हम देखते हैं गाड़ियां साफ कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता, पिताजी कहीं एटीएम के आगे बैठ के काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। इस तरह का परिवार आप देखना चाहेंगे, या इस तरह का परिवार देखना चाहेंगे कि बच्ची उसी स्कूल में जा रही है, बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, वाइफ को ये नौबत नहीं आई कि घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़े, काम करना पड़े। उस एज में उस गुरु जो माता पिता की एज होती है आराम करने की, उस एज में भी माता पिता आराम से बैठे हैं। सर किस तरह का परिवार देखना चाहिए? सर अगर दूसरे वाले तरीका परिवार देखना चाहेंगे तो आपको उसी परिवार के लिए मैं बीमा लेने के लिए कह रहा हूं। ये उनके लिए जो कस्टमर कहते हैं, बहुत मिलेंगे आपको कि यार मरने के बाद किसने देखा है, परिवार अपने आप देख लेगा। वो कई बार टाल रहे होते हैं, लेकिन उनको उन्हीं के हिसाब से हमें बताना होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और नो इंस्टेंट यूज या उसका ग्रेटिफिकेशन है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, और इंस्टेंट यूज और ग्रेटिफिकेशन। मैंने मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का, इंस्टेंट मेरे हाथ में आ गया, तो इंस्टेंट यूज और इसका ग्रेटिफिकेशन है कि मेरे को एकदम से उपलब्धि मिलती है। आपने लैपटॉप लिया, एकदम से उपलब्धि मिलेगी। आपने कोई शर्ट ली, एकदम से आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इसका जो यूज है, ग्रेटिफिकेशन लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है। तो टू सेल इनटेंजेबल प्रोडक्ट और टेंजेबल प्रोडक्ट, टेंजेबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो इसमें जो इंटेलिजेंट कोटेंट है ना, वो 80% रोल निभाता है, और जो इमोशनल कोटेंट है वो 20% रोल निभाता है। इंटेलिजेंट कोटेंट मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में गहराई, वॉशिंग मशीन के बारे में गहराई, कंप्यूटर के बारे में गहराई, लैपटॉप के बारे में गहराई, कोई आप टीवी रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं उसके बारे में गहराई। और ईक्यू का रोल 20% है, कि आपकी वाइफ को हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, घर में सब्जियां सुरक्षित रहेंगी, रोज रोज मार्केट में जाके सब्जी लेके आने की जरूरत नहीं रहेगी, दूध रेफ्रिजरेट में रहेगा। तो ईक्यू का रोल 20% होता है टेंजेबल प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आपको इनटेंजेबल प्रोडक्ट
जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये बदल जाता है। रोल ऑफ आईक्यू, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्लान फ्यूचर, वो 20% है, और रोल ऑफ ईक्यू इज 80% रह जाता है। तो ईक्यू क्या होता है, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कस्टमर के जवाब को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो सब ईक्यू होता है। व्हाट इज ईक्यू? आईक्यू क्या होता है? अबाउट द प्रोडक्ट, डिटेलिंग द प्रोडक्ट। जैसे इंटेंजिबल प्रोडक्ट को भाव से टेंजिबल बनाना। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्लाइंट कहता है बीमा तो क्या है यार, तुम्हारी पॉलिसी बस पैसे ही कटते रहते हैं, हर साल किस्त आ जाती है, इससे अच्छा तो कहीं और ये पैसा लगाऊं, दिखता ही नहीं है, समझ नहीं आता क्या प्रोडक्ट लिया है। तो आप उसको कैसे एडवाइजर जवाब दे सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, बीमा कोई गाड़ी, मोबाइल या घर जैसा नहीं है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे आपकी घर की छत है। जैसे हमारी छत है ना, वही जीवन बीमा की तरह है। छत हर दिन सर पर होती है, दिखती नहीं है, लेकिन सुरक्षा देती है, बारिश से, धूप से, आंधी से, तूफान से। अगर छत नहीं है सर, एक दिन तिरपाल के नीचे रात गुजार के देखिए, छत की अहमियत पता चल जाएगी। उसी तरह जिसके घर में बीमा नहीं है, उनकी डिमाइस हुई है, बीमा की अहमियत पता चल जाएगी। तो इनटेंजेबल प्रोडक्ट को आप अपने डायलॉग और भाव से टेंजेबल बना सकते हैं। उसका एक एग्जांपल, जैसे कस्टमर क्या कह रहा है कि क्या है जीवन बीमा बेकार है। कस्टमर से कहिए कि सर, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में ना पैसा देते हैं। जैसे कि स्कूल में हम पैसा देते हैं, लेकिन उसका नाम है फीस। बच्चों की फीस जानी है, क्या कहते हैं आपकी वाइफ, बच्चों की फीस जमा करा दो, ट्यूशन वाले की फीस जमा करा दो, स्कूल की फीस जाएगी। वो फीस एक टैग है, जाता पैसा है। उससे क्या मिलता है, हमारे बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिलता है, ब्राइट फ्यूचर मिलता है। ग्रोसरी शॉप में हम पैसा देते हैं, लेकिन उसका क्या नाम रखा है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे, घर का राशन, दाल, आटा, चावल, फल, सब्जी। इससे क्या मिलता है, घर में फूड सप्लाई होता है, जिससे हमारे घर वाले सरवाइव कर पाते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी हम पैसा देते हैं, लेकिन वहां पे हम कहते हैं डॉक्टर के क्या चार्जेस हैं, डॉक्टर के कितने चार्जेस हुए। हम जब वो चार्जेस देते हैं मनी के रूप में, तो हमको रिलीफ मिलता है। उसी तरह जैसे हम घर में रहते हैं, वहां पे हम या तो रेंट दे रहे हैं या ईएमआई दे रहे हैं पैसे के रूप में, और वो हमें देता है शेल्टर। सर उसी तरह जीवन बीमा में हम हर साल पैसा दे रहे हैं प्रीमियम के रूप में, और उससे हमें और हमारे परिवार को क्या मिलता है, सब कुछ। अगर कल आप अपने परिवार के साथ नहीं है, तो यही जीवन बीमा का जो प्रीमियम आप दे रहे हैं ना, इससे इतना पैसा मिलेगा कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस जाती रहे, जिससे कि उन्हें ब्राइट फ्यूचर मिले। इससे इतना पैसा मिलेगा कि आपके घर में आटा, दाल, चावल, सब्जी, राशन आता रहे, जिससे कि आपके घर वालों को कभी भी खाली पेट ना सोना पड़े, जो एक चूल्हा चौका है वो जड़ता रहे। इससे इतना पैसा मिलेगा कि अगर घर में कोई बीमारी होती है, तो घर वालों को किसी सरकारी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, एक अच्छी जगह से वो इलाज करा सके। सर इतना पैसा मिलेगा कि आपके घर का जो रेंट है, ईएमआई है, वो जाता रहे, और परिवार के ऊपर से कभी छत ना जाए, परिवार के ऊपर से कभी भी छत ना जाए। वो काम मेरे जीवन बीमा करता है। तो ईक्यू क्या होता है, रेजिंग द इमोशन। हमने सबसे पहले बताया कि आपका जो पैसा काम कर रहा है ना, वही पैसा, वही पैसे की तरह हमारा जीवन बीमा काम कर रहा है, सेम वे में हमारा जीवन बीमा काम करता है। तो ईक्यू होता है रेजिंग द इमोशन, और वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कंसेप्ट सेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग, जो हमने ये अभी डिस्कस किया, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कंसेप्ट्स के ऊपर आप सबके लिए मेरा एक 5 डेज का वर्कशॉप हमने लॉन्च किया है। 5 डेज एक्सक्लूसिव सेशन, कंसेप्ट सेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग।
जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को देखेंगे, जैसे कि टू पेन कंसेप्ट, दो पेन दिखा के, केवल दो पेन के एग्जाम्पल से कैसे हम बीमा बेच सकते हैं, हैंड राइटिंग कंसेप्ट, थ्री टाइप ऑफ फैमिली कंसेप्ट, फोर सी कंसेप्ट, रेड लाइट कंसेप्ट, ट्रेन जर्नी कंसेप्ट एंड स्टेपनी कंसेप्ट। बीमा की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। जैसे यहां पे हमने कस्टमर को पहले एहसास दिलाया, उनका इमोशन कोटेंट को इंक्रीज करके कस्टमर को एहसास दिलाया कि सुरक्षा क्यों जरूरी है, वही बात करेंगे। डे 2 में हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट, आईएल ईएल एलएल कंसेप्ट, मैप ऑफ लाइफ कंसेप्ट, रिटायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है। 5R कंसेप्ट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कंसेप्ट। जैसे फोरकास्टिंग होती है, बारिश आएगी, तूफान आएगी, तो उससे हम पहले ही से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी हमें कस्टमर को बतानी है। थ्री कॉइन कंसेप्ट, कॉइन लेके जाइए, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का कस्टमर के आगे रख दीजिए और उन 3 कॉइन की मदद से कस्टमर को बीमा समझाइए। स्नेक एंड लैडर कंसेप्ट, जो बचपन में हम गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी, उसकी मदद से कस्टमर को हम बीमा समझा सकते हैं। बैलेंस शीट कंसेप्ट, कस्टमर से क्वेश्चन पूछिए कि सर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपके लाइफ में कौन कौन से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो आने वाले हैं, वो बैलेंस शीट कंसेप्ट में समझाइए और कस्टमर को ये एहसास दिलाइए कि सर जो लॉन्ग टर्म के आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जो 10, 15, 20, 25 साल में आएंगे, उनकी प्लानिंग हम एक शॉर्ट टर्म प्लान से कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का आपको कस्टमर को परसेप्टिव देना है। डे 3 एंड डे 4 में मैजिक बिल कंसेप्ट, 5 ऐसे मैजिकल क्वेश्चन जो आपको अपने कस्टमर से पूछने हैं। इनकम टू एक्सपेंस कंसेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल पिरामिड, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए 8 स्टेजेस होती है, कस्टमर को आप वो 8 स्टेजेस बताइए। इसका हम एक आपको 1 पेजर पीडीएफ भी देंगे, जिसको आप धीरे धीरे कस्टमर को पूछ सकते हैं कि सर आज आप कौन सी स्टेज में हैं और इस स्टेज से निकल के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेज में हम कैसे जा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जो 15 अगस्त के दिन भी आप यूज कर सकते हैं। 15 अगस्त के दिन एक मैसेज डालिए सभी को कि आज हम सभी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, अपनी आर्थिक आजादी कब सेलिब्रेट करेंगे। आर्थिक आजादी मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आता रहे और मेरे को पैसिवली वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का कंसेप्ट यहां पे हम देखेंगे। 3 बकेट थ्योरी, लाइफ स्टाइल कंसेप्ट और प्लान ए वर्सेस प्लान बी। आपको ऑब्जेक्शन आता है म्यूचुअल फंड का, गोल्ड का, शेयर मार्केट का, तो उसके लिए आपके पास प्लान ए वर्सेस प्लान बी कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए क्लाइंट को बताने के लिए। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को इतना सक्सेसफुल कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी रहता था। इसी तरह हमारे परिवार के लिए भी हमारे पास प्लान ए तो है कि ऐसा ऐसा हो गया, इतना इतना पैसा मैं डालूंगा, 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। लेकिन क्या प्लान भी आपके पास है और किन किन सर्कमस्टांसेस में प्लान भी हमारे पास होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। डे 5 हम देखेंगे कि कस्टमर से कौन से पावरफुल क्वेश्चन हमें पूछने हैं और स्टोरी टेलिंग। तो ये पूरे 5 दिन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग मास्टरी वर्कशॉप। इसके अलावा इसमें कुछ बोनस भी हैं, जैसे 5 दिन का सेशन आप लाइव अटेंड करेंगे और 5 दिन के सेशंस का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। दूसरा, 20 प्लान कॉम्बिनेशन डिजिटल पोस्टर्स आपको मिलेंगे। प्रेजेंटेशन पीडीएफ मिलेगी 5 के 5 सेशन की, जैसे आज सेशन हुआ है। इसके अलावा एक 3 दिन का हमारा सेशन हुआ था फरवरी महीने में के रामेशन सर का, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेनर एंड मोटिवेटर है। उन्होंने 3 दिन का सेशन लिया था, डेली 2-2 घंटे का सेशन था, जिसमें उन्होंने डे 1 में बताया था टेली कॉलिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोगों से टेलीफोन पे कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे, उसको कैसे हैंडल करना है। कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस समझाने से पहले
लोगों को बीमे की महत्ता बतानी क्यों जरूरी है, और प्लान प्रेजेंटेशन विद सेल्स बर्गर टेक्निक। सेल्स बर्गर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोई भी प्लान्स को धीरे 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 करके कस्टमर के सामने ऐसे प्रेजेंट करें जैसे बर्गर आता है। वो हम देखेंगे 3 दिन का रिकॉर्डिंग। तो क्या क्या आपको मिलने वाला है? 5 डेज लाइव सेशन, 5 डेज का पीडीएफ, 5 डेज का रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 30 डेज, 20 प्लान कॉम्बिनेशन, और के रामेशन सर के 3 दिन के सेशंस का रिकॉर्डिंग। जो भी आज पेमेंट करेंगे उनको ये रिकॉर्डिंग के रामेशन सर के सेशन का विद इन 24 आवर ग्रुप में मिल जाएगा। आपको ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक दिया जाएगा मुन्ना जी के थ्रू, उसमें आपको ऐड होना है। तो इसका प्राइस बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? ग्राहक की ना को हाँ में बदलने का जो हमने रणनीति देखी, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि कई बार हमें यही सोचते रहते हैं कस्टमर क्यों रिजेक्ट कर रहा है, कस्टमर क्यों रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण हम नहीं जान पाते। तो आज हमने 10 ऐसे कारण देखे उसके पीछे के जाने का, और उनसे कैसे हम आउटकम हो सकते हैं। और अगर इस सेशन में टाइम मिला कंसेप्ट मास्टरी में, तो एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को कैसे अपना एक पावरफुल इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसका भी पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा कि किसी के भी सामने आप बैठते हैं तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और इसका जो वैल्यू है, जो हमारी 5 डेज की वर्कशॉप है जिसका वैल्यू 5000 रुपीज है, इसका प्राइस बताने से पहले एक बार पूछना चाहूंगा कि कौन कौन साथी इसमें इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए। वो एक बार आई टाइप कीजिए। बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी पेड कर दिया है। मोर देन 150 रजिस्ट्रेशन हमारे पास टोटल आ चुके हैं। जो ये अमाउंट था हमने फर्स्ट डिक्लेयर किया था कि फर्स्ट 100 बुकिंग्स को हम देंगे, लेकिन आज भी ऑफर है और मे भी बहुत जल्दी ये ऑफर विड्रॉ हो जाएगा। तो आज का जो ऑफर है दोस्तों, केवल और केवल 850 रुपए। इसमें आपको एक नहीं, दो ट्रेनर का संयोजन मिल रहा है, 5 सेशन मेरे और 3 सेशन रिकॉर्डिंग जो रामेशन सर के मिल रहे हैं, और 5 की जगह टोटल 8 सेशन मिल रहे हैं, 5 मेरे और 3 के रामेशन सर के। तो 850 इसका ओनली इन्वेस्टमेंट है। और जो भी आज पेमेंट करेंगे उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ, इससे पहले जो मेरे 3 सेशन हुए हैं, पहला सेशन प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग के ऊपर, और एक 2 दिन का सेशन हमने लिया था रोड मैप टू एमडीआरटी, और आज का सेशन, तो ये चारों सेशंस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसके अलावा के रामेशन सर के 3 सेशन का रिकॉर्डिंग, तो टोटल 7 सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और मेरे चारों सेशंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो जो साथी इंटरेस्टेड है, 850 रुपए केवल इसकी फीस है। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है, फोन नंबर के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, 9334556033 और 7557781681। इन नंबर्स पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और जैसे आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपको एक ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड होना है जहां पे सारे बोनस आपको शेयर किए जाएंगे। आप चाहें तो हमारे ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, हमारे ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। किस किस साथी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, एक बार चैट बॉक्स में पेड टाइप कीजिए।
जिस जिस साथी ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, पेमेंट कर दिया है, एक बार टाइप कीजिए पेड। मुन्ना जी ने पेमेंट का लिंक आप सभी के सामने भी दे दिया है। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। दिलीप कुमार जी, हितल देसाई जी और ओम प्रकाश जी, काफी सारे साथियों ने पेमेंट कर दी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जिस नंबर पे भेजना है वो है 7557 781 681। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों। जब आप इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपके पास इनविटेशन आएगा ग्रुप ज्वाइनिंग का, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। और उस कंसेप्ट मास्टरी में लगभग 20 कंसेप्ट हम सीखेंगे। जैसे आज हमने एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा कि आप स्कूल को क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड में क्या दे रहे हैं, उसी तरह के 20 एक हाई लेवल के कंसेप्ट हम देखेंगे। और कौन कौन साथी पेमेंट करने वाले हैं जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, वो एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। आज के सेशन का जो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ है वो मुन्ना जी को मैं शेयर करवा दूंगा। उनके थ्रू आपको कंसेप्ट सेलिंग वाले ग्रुप में मिल जाएगा। जो जो साथी इसको पेड करने वाले हैं वो एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। महेश प्रजापति जी पेड करने वाले हैं, अमित कुमार जी, धीरज जी, उमेश जी, दिलीप जी, जयपाल सिंह मेहता जी, काफी सारे साथी हैं जो एनरोल करेंगे। तो दोस्तों आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको ग्रुप का एक लिंक शेयर करवा रहा हूं, वहां पे भी आपको पेमेंट का डिटेल मिल जाएगा। आप वहां पे भी पेमेंट कर सकते हैं। यस, प्रियंका कुमारी के नाम से आ रहा होगा, प्रियंका कुमारी। उसके अलावा दोस्तों अभी मैं अपने 3 दिन के रेजिडेंशियल कोर्स में जा रहा हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इवनिंग को मैं रिटर्न आऊंगा। उसके बाद वहां से मैंने क्या सीखा, क्योंकि वो जो पूरा सेशन है 3 दिन का विजन के ऊपर और गोल सेटिंग के ऊपर है, वो मैं सबसे आप सबसे डिस्कस करूंगा कि आप भी अपने लाइफ में कैसे विजन बना सकते हैं और गोल सेट कर सकते हैं। उसका भी आपको डिटेल इसी ग्रुप में मिल जाएगा। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। हमारे जो भी फ्री सेशंस के लिंक हैं, इंफॉर्मेशन है, आपको इस ग्रुप में मिलते रहेंगे। और अगर आप लीडर हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, सीएलआई हैं, तो आप इस ग्रुप का लिंक, अगर अमोल जी डबल पेमेंट हुई है तो आप बता दीजिएगा, दोनों स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एक पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा। एक ही पर्सन के लिए दो पेमेंट नहीं चार्जेबल है। अगर बाय मिस्टेक आपने डबल पेमेंट कर दी है तो आप बता दीजिएगा, उनकी डेट स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कंसर्न पर्सन को, तो एक अमाउंट आपका जो है रिफंड आ जाएगा। तो दोस्तों उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डिसीजन लिया इस 5 डेज की वर्कशॉप में जुड़ने का। क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, जो मेंटर हैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो डिसीजन आप लेते हैं वो आपकी डेस्टिनी डिफाइन करते हैं। अमित जी, 9-9 वाला कौन सा कोर्स है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता।
एक बार आप मुन्ना जी जो ऑर्गेनाइजर है उनसे आप बात कर लीजिएगा। तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो अपनी डेस्टिनी चेंज करते हैं। तो 850 एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। आप हो सकता है मंथली इतना अमाउंट नेटफ्लिक्स को दे रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसी अमाउंट में आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स, आइडिया, कॉम्बिनेशन को सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ऐसा वर्कशॉप हो रहा है जिसमें केवल और केवल कंसेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, और साल में केवल एक बार ये वर्कशॉप मैं कंडक्ट करता हूं। मई महीने में हो रही है 2025 में। अगली बार यही वर्कशॉप 2026 में होगी, और उसका जो पेमेंट है हो सकता है उस समय 1400 1500 हो। लेकिन जो एक साल का कॉस्ट ऑफ डिले है वो बहुत ज्यादा आपके लिए मायने रख सकता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक साथ इतने सारे कंसेप्ट आप सीखें, कि आप किसी के पास बैठे हो, मिडिल क्लास परिवार के पास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास के पास, तो उन सबको आप इन डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट से बता सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास वाला कंसेप्ट हायर मिडिल क्लास वाला नहीं समझेगा, कैच नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा। और हाई क्लास वाला कंसेप्ट आप मिडिल क्लास को बताओगे तो उससे रिलेट नहीं करेगा। इसलिए इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप किसी मिडिल क्लास पर्सन के पास बैठे हो, हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या एचएनआई के पास, उनके साथ आप इन कंसेप्ट के ऊपर बात कर सकते हो। और किस तरह हमने आज पूरा देखा कि इमोशंस को रेस करना है, ईक्यू पे काम करना है, ईक्यू पे काम करना है, तो उसके लिए स्टोरी का कितना महत्व है। तो स्टोरी टेलिंग भी हम इस पूरे अपने सेशंस में सीखेंगे। बहुत अलग अलग तरह की स्टोरीज आपको सुनाऊंगा, जिसको आप अपने कस्टमर को बता के उनको बीमा की जागृति कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो आप सभी साथी जो आज के सेशन में जुड़े, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लेट चालू हुआ, 9 बजे से चालू हुआ था, क्योंकि इससे पहले मेरा एक और सेशन चल रहा था। तो आज अ, 2 सेशन हुए बैक टू बैक। बहुत मजा आया। वहां पे भी लगभग 500 ऑडियंस कनेक्ट हुई, यहाँ पे भी लगभग 400 ऑडियंस कनेक्ट हुई। वहां पे अलग टॉपिक था, यहाँ पे अलग टॉपिक रहा। तो बहुत मजा आया दोस्तों आज आप सबसे बात करके। और जिन भी साथी ने पेमेंट की है अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशंस में अभी हाफ ही सेशन हुआ है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं आपको दिखाऊं, तो एक टॉपिक और हमको कभी कभी और कवर करेंगे, वो इन्हीं सेशन से रिलेटेड है। सेल्स क्लोजिंग मास्टरी टिप्स। और इसमें ये जो स्लाइड्स हैं, जो हमने आज 8 तरीके देखे हैं, तो आप देखिए इसमें 50 तरीके हैं क्लोजिंग के। 50 तरीके हैं क्लोजिंग के। तो इसको किसी और सेशन, किसी और वेबिनार में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज इतना समय ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन जो भी साथी ने पेमेंट करी है उनको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग और आज के सेशन का पीडीएफ विद इन 24 आवर्स शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप का लिंक मैं एक बार लास्ट टाइम सेंड करवा देता हूं, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी फ्री सेशंस को आप मिस ना कर पाए। ग्रुप का लिंक मैं एक बार और सेंड करवा देता हूं। ग्रुप का लिंक आप सभी के पास आ गया है। और ग्रुप ज्वाइन करके आज के सेशंस का फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग रही। तो इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट और हैव अ ग्रेट वीकेंड। अभी मैं 3 दिन 4 दिन की लर्निंग में जा रहा हूं, उसके बाद आके आपसे और
डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस करूंगा, केवल सेलिंग के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप हैप्पीनेस के बारे में भी काफी सारे आइडियाज आप सबको मैं दूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं फिर और किसी सेशन में और आइडियाज के साथ। थैंक यू।